नमस्कार, मैं आरती शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ सामान्य हिंदी से संबंधित सीटेट 2018 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर। सामान्य हिंदी को लेकर हम कई बार ये चूक कर जाते हैं कि ये तो हमारी भाषा है और इसमें तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है और ये जो है हम यूं ही चुटकियों में करके आ जाएंगे। इसके प्रश्नों को क्या देखना है? तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहती हूँ कि जो सामान्य हिंदी है यानी कि जो बोलचाल की भाषा है, यानी हमारी जो बोलचाल की भाषा है और व्याकरण है, इसमें दिन रात का अंतर है। तो ये भी हमें जब अभ्यास करेंगे तभी आएगी। तो वही बात है कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो इसके जो नंबर हैं हमारे नहीं चूकेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, विचार शब्द में इक प्रत्यय जोड़ देने से या इक प्रत्यय लगने से जो शब्द बनेगा वह कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि विचार शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है। ये जो शब्द है हमारा मूल शब्द है और इस मूल शब्द में यदि हम इक प्रत्यय को जोड़ देंगे यानी कि र जो अंतिम अक्षर है विचार शब्द में, उसमें यदि हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, इक प्रत्यय एज इट इज नहीं जुड़ेगा, ई की मात्रा र को लग जाएगी और क जो आगे अक्षर है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में शब्द आएगा वह आएगा वैचारिक। दो शब्द एक जैसे हैं, मात्राओं में अंतर है, वैचारिक और वैचारिक। तो वैचारिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ई दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर जो शब्द है वह कौन सा है? यहाँ पर जो प्रत्यय है वह ई है, यानी कि ई की मात्रा र को लगेगी। बाकी जो भी शब्द होंगे यहाँ पे विचार इक ये नहीं होगा, विचारिक ये भी नहीं होगा। तो जो सही शब्द होगा वह होगा वैचारिक। आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी शब्द है, तो यहाँ पर ये आपको पता ही है कि ईमानदारी शब्द जो है यहाँ पर दूसरा कोई विकल्प दिया हुआ नहीं है, संज्ञा से संबंधित विकल्प है। तो ईमानदारी शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। समूहवाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक संज्ञा का एक रूप है, तो ये समूहवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। यहाँ पर जो समूहवाचक है तो ये किसी भीड़ को, सेना, कक्षा, इस तरह के यानी कि समूह की ओर इशारा करता है। समूहवाचक संज्ञा में समूह की तरफ इशारा किया जाता है, तो ये यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ईमानदारी शब्द जो कि ईमानदारी को आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो ना। तो जो ऐसे शब्द जो कि या तो महसूस किए जा सके या फिर ऐसी दशा, अवस्था, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, यानी भाववाचक संज्ञा में इनको लिया जाता है। तो ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, तो इसके लिए ये कौन सा, इसका जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चित शब्द में क्या ये आएगा? अनिश्चितते? जी नहीं। अनिश्चितति? नहीं। अनिश्चितता? हाँ। और अनिश्चितति? ये नहीं। तो ता प्रत्यय लगने से अनिश्चितता बनेगा। प्रत्यय का अर्थ आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्दों के पीछे या फिर बाद में जोड़कर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यदि आपको प्रत्यय से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो ये इसका वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। सांस्कृतिक शब्द जो है इसमें हमें मूल शब्द को ढूंढना पड़ेगा
जब कभी भी हम उपसर्ग और प्रत्ययों को ढूंढते हैं तो इसमें हमें मूल शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। मूल शब्द जिससे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर संस्कृत जो शब्द है वह मूल शब्द है। संस्कृत शब्द मूल शब्द है। अब यहाँ पर ये जो मूल शब्द है इसका जो अगर हमें प्रत्यय निकालना है तो इसका जो अंतिम अक्षर है उसमें हम देखेंगे कि क्या कोई मात्रा लगी है, उसके बाद में कोई अक्षर है। तो जी हाँ, यहाँ पर मात्रा भी लगी है और अक्षर भी है। त को ई की मात्रा लगी है। त को ई की मात्रा लगी है, जिसको हम ये भूल करते हैं छोटी ई नहीं, ई की मात्रा लगी है और उसके बाद में जो अक्षर है वह क है। तो आप ढूंढेंगे यहाँ पर इसका सही उत्तर ई कहाँ पर है ये देख लेंगे। तो यहाँ पर ई और अंतिम अक्षर कौन सा है, क। तो ये इक हमारा यहाँ पर प्रत्यय हुआ। बाकी दूसरे झंझटों में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो विकल्प दूसरे दिए गए हैं उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक में यदि आप देखोगे तो इक प्रत्यय लगा है। तिक जी नहीं, तिक कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि संस्कृत शब्द पूरा पूरा शब्द है अपने आप में। कृतिक भी नहीं होगा और ना ही क हो। यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्दों को भी देखना होगा। मंजूर का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है पसंद, जी नहीं, पसंद नहीं होगा। प्रस्ताव यानी कि कोई किसी को कुछ पेश करना, प्रस्ताव पेश करना कि भाई हमारी तरफ से ये प्रस्ताव है, आप इसको स्वीकार करते हो, आपको मंजूर है, आप इसको स्वीकार करते हो। तो यहाँ पर प्रस्ताव नहीं होगा। हाँ, मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा, स्वीकार। अच्छा, यहाँ पर नहीं होगा। तो ये स्वीकार शब्द जो है समानार्थी है, तो इसका तीसरा उत्तर सही है। फिर इसके बाद में अनहद शब्द में यहाँ पर उपसर्ग पूछे गए हैं, क्योंकि चारों ही विकल्पों में उपसर्ग ही पूछा गया है। तो यहाँ पर अनहद शब्द में अ उपसर्ग है। पहले तो हमें ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है। अगर उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं तो हमें क्या करना है, उसके मूल शब्द को ढूंढना है। अ उपसर्ग है, द उपसर्ग है, अन उपसर्ग है या हद उपसर्ग है। तो पहले तो हमें मूल शब्द की तरफ जाना होगा, यानी कि मूल शब्द को ढूंढना होगा। तो मूल शब्द जो होगा वह होगा हद। हद शब्द में जो उपसर्ग लगा है वह कौन सा है, अहद नहीं है, तो ये नहीं होगा। द उपसर्ग, द जी नहीं, उपसर्ग जो है वो शब्दों से पहले लगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हद हमें पता है कि हद ये मूल शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, तीसरा, जो कि सही उत्तर है। फिर इसके बाद में ढाढ़स बंधाना का अर्थ है। अब यहाँ पर जैसे ही हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़े, हमें इस बात का पता चल गया कि हमें मुहावरे भी आने आवश्यक है। तो ढाढ़स बंधाना का अर्थ है क्या, तसल्ली देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना या आशीर्वाद देना। तो यहाँ पर ढाढ़स बंधाना यानी कि तसल्ली देना। फिर इसके बाद में 8वां प्रश्न, इस पर पश्चिम का प्रभाव है में वाक्य है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक या संदेहवाचक। तो यदि हम वाक्यों की तरफ बढ़ें, रचना के आधार पर वाक्यों की तरफ, तो इसमें जो संबंधवाचक वाक्य है वह नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं बताया गया है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। और ना ही ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि क्या किसी जो WH फैमिली है वो यहाँ पर नहीं है, यानी क्या वाला परिवार, क्या, किसे, कब, क्यों, ऐसे प्रश्न वाला परिवार यहाँ पर नहीं है। फिर संदेहवाचक, तो यहाँ पर शायद, कोई, ऐसा कुछ शब्द यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो बचता है वह विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य कि हाँ ऐसा ही है, तो ये विधान है, यानी कि ये निश्चित है, तो इस पर पश्चिम का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो वाक्य, जो उत्तर होगा वह होगा विधानवाचक वाक्य। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 में
जो यहाँ पर पूछा गया है, ग्रामीण, सामाजिक और युवा आदि शब्द हैं। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा शब्द होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आशा है आपने वीडियो पॉज किया होगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी लिख दिया होगा। तो देखिए, ग्रामीण, सामाजिक और युवा आदि शब्द जो हैं वे क्या संज्ञा शब्द हैं? जी नहीं। यदि यहाँ पर ग्राम होता तो ये संज्ञा शब्द हो सकता था, जातिवाचक संज्ञा हो सकता था। तो फिर क्या सर्वनाम है? नहीं। संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं वे सर्वनाम होते हैं, यह वह, इसका उसका। तो क्या ये क्रिया है? जी नहीं, क्रिया से तो कार्य का पता चलता है। तो फिर क्या विशेषण है? जी हाँ, ये विशेषण है जो कि जातिवाचक संज्ञा से फिर प्रत्यय लगने पर विशेषण बना है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह विशेषण होगा। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये विशेषण है? तो आप इसके साथ में जैसे ग्रामीण के साथ में अगर व्यक्ति जोड़ोगे तो ये व्यक्ति की विशेषता निकल कर आएगी, ग्रामीण व्यक्ति। हाँ, इसकी जगह पर आप शहरी व्यक्ति भी जोड़ सकते हो। अच्छा, इसके जो दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है सामाजिक, तो सामाजिक शब्द में भी आप किसी न किसी शब्द को जोड़ सकते हो। सामाजिक रीति, सामाजिक परंपरा। तो परंपरा शब्द जो है वह भाववाचक है, परंतु परंपरा के आगे जो सामाजिक शब्द लग गया फिर वह विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वह होगा विशेषण। अब इसके बाद में अगला जो शब्द है वे इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रविशेषण से संबंधित है। ये प्रविशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, परंतु जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनकी भी विशेषता बताने का काम ये प्रविशेषण करते हैं। तो देखो कैसे हमें अभी पता चलेगा। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो मूर्तियां शब्द से पहले एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, कौन सा? सुंदर, है ना? तो इससे पहले जो शब्द दिया गया है सुंदर, ये क्या है? ये मूर्ति की विशेषता है। कैसी? सुंदर। फिर इसके बाद में इस सुंदर शब्द से भी पहले एक और विशेषण दिया गया है जो कि बड़ी, यानी सुंदर तो बनाते हैं, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो ये प्रविशेषण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बड़ी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। फिर प्रत्यय वाला प्रश्न आया है, तो इसमें हम मूल शब्द को ढूंढेंगे। अंकुर शब्द, अंकुर में जो प्रत्यय लगा है, हमने ये सीखा कि जो मूल शब्द होगा उसके आखिर वाले अक्षर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आखिर वाला अक्षर कौन सा है? र। अब इस र को अगर हम देखते हैं तो इसमें मात्रा लगी हुई है ई की। तो ये जो मात्रा है इसका स्वर कौन सा है? ये है ना। और इसके बाद में जो अंतिम अक्षर यहाँ पर है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रत्यय हमारे पास में हमारे सामने निकल कर आ गया और ये है इत, यानी कि इत इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। विद्यार्थी के लिए उचित पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्दों को हम देखेंगे। अध्यापक और अध्येता। तो अध्यापक यानी जो टीचर है वो, अध्येता यानी कि विद्यार्थी। तो ये नहीं होगा, ये युग्म शब्दों में चला जाएगा, यानी कि ये इसमें विलोम शब्दों में चला जाएगा। फिर सहभागी और परीक्षार्थी, ये भी नहीं होगा। परीक्षार्थी और सहभागी अलग अलग है। फिर किशोर और मानस, किशोर
जो कि टीनेजर्स है, और मानस यानी मन का, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शिक्षार्थी और छात्र। शिक्षार्थी यानी शिक्षा को ग्रहण करने वाला, और छात्र यानी कि विद्यार्थी। तो इस सहसर्ग और प्रयोग, किस उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस शब्द में पहले हम मूल शब्द को ढूंढेंगे। तो भाग शब्द जो है वह मूल शब्द है ना। अब इस मूल शब्द में उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। तो उपसर्ग जो लगा है वह है, सीधा सीधा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वह है सह, है ना। अब इसके बाद में हमने ये समझा था कि यदि प्रत्यय निकालना है तो मूल शब्द का अंतिम अक्षर देखेंगे और उस पर लगी हुई मात्रा, उसके ऊपर लगी हुई मात्राओं को देखेंगे। तो इसमें मात्रा कौन सी लगी है, कौन सी, ई की, है ना। तो ये यहाँ पर ई यहाँ पर आ गया। फिर अंतिम अक्षर को भी हमने देख लिया, इता। तो हमारे पास में जो उत्तर निकल कर आया वह आया ऑप्शन नंबर 4, सह और इता। तो इस तरह से हमने समझा प्रत्यय, उपसर्ग और बाकी के प्रश्नों को। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन मित्रों को इसकी आवश्यकता है उनके साथ में साझा अवश्य करें। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ में जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।